हेलो गाइस, हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है एज अ चैप्टर, अगर आपके सिलेबस में है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं। पर यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एज अ सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, तो मतलब यहाँ पे इन डेप्थ में थोड़ा हम चीज़ों को समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा। इसके अंदर हम फेडरलिज्म के बारे में भी जहाँ तक है बात खत्म कर लेंगे, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम जान लेंगे। स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में एक स्टेट क्या होता है। यहाँ पे स्टेट से मतलब है कि एक कंट्री किन कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। सबसे पहला वो सोवरेन होती है। सोवरेन का सीधा मतलब ये होता है कि आपकी कंट्री के अंदरूनी मामलों में किसी बाहर वाली कंट्री का दखल जब नहीं होगा और आप अपने फैसले खुद ले सकेंगे बिना किसी के इन्फ्लुएंस के, आप सोवरेन हैं। साथ में आपकी टेरिटरी होगी। ये चौकोर आपकी फेंसिंग करी हुई है, ये आपकी कंट्री की जगह है, ये लैंड है आपका, ठीक है। अगर आपके पास ज़मीन है तो ही आप अपनी कंट्री क्लेम कर सकते हो। साथ में इस कंट्री के अंदर लिविंग पॉपुलेशन होनी चाहिए। साथ में उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। तो जहाँ चार चीज़ें हो जाएंगी, सबसे पहले तो ज़मीन होगी आपके पास, ज़मीन होगी तो लोग होंगे, लोग होंगे तो उसके लिए गवर्नमेंट होगी, और गवर्नमेंट काम करेगी आपकी सोवरेन स्टेट के लिए, ठीक है, उसकी सोवरेनिटी बनाए रखने के लिए। अब बात करते हैं कि ये गवर्नमेंट मतलब कि क्या मोनार्की में आ सकता है, या चाइना में जो डिक्टेटरशिप है क्या उसकी हम बात कर सकते हैं। हाँ, ये सब वो गवर्न कर सकता है। गवर्नमेंट किसी भी तरीके की हो सकती है, और गवर्नमेंट किस देश में किस तरीके की है इसका आंसर देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। लाइक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन द सेंस उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ बताता है कि वो किस चीज़ से गवर्न होने वाले हैं, ठीक है। साथ में कुछ चीज़ें होती हैं फंडामेंटल राइट्स, वो मूलभूत राइट्स आपके जो आपको जन्म लेते ही मिल जाते हैं, किसी भी सर्कमस्टांसेस में वो आपसे छीने नहीं जा सकते हैं। साथ में आपके कुछ ऐसी ड्यूटीज़ कि आपके आपके देश के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं। डीपीएसपी, आपके सरकार की आपके प्रति या आपके देश के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिस्कस की जाती हैं। लाइक बहुत बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं, नेचर बताया जाता है गवर्नमेंट का कि वो किस तरीके से काम कर सकती है, वो कहाँ काम कर सकती है, वो कहाँ काम नहीं कर सकती है। इन सारी चीज़ों के बारे में उसको ब्रीफिंग दी जाती है, और बहुत सारे क्वेश्चन के डाउट्स ख़त्म कर दिए जाते हैं, सारे डाउट्स बाहर निकाल दिए जाते हैं और क्लैरिटी आ जाती है, अनसर्टेनिटी नहीं रहती गवर्नमेंट के बीच में। साथ में बात कर लेते हैं कि ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन जन्म कहाँ से लेता है। इसका जन्म होता है लैटिन वन कॉन्स्टिट्यूटिया से, जिसका मतलब तो ऑब्वियसली है कि इस्टेब्लिश करना समथिंग, एक साथ, मतलब सब चीज़ों को एक साथ सृजन करना किसी भी चीज़ का। यहाँ पे सृजन किस चीज़ का मतलब कि किस चीज़ को साथ में लाने की बात कर रहे हैं। हम साथ में लाने की बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब, एक ऐसी जादुई किताब जिसके अंदर रूल्स होंगे। रूल्स किसके? गवर्नमेंट के रूल्स होंगे, पीपल्स के रूल होंगे कि आपके पास क्या अधिकार हैं, क्या आपके पास अधिकार नहीं है। बात करी जाएगी कि इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स होगा, साथ में बताए जाएंगे जो भी गवर्नमेंट होगी स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, उसके पास कितनी पावर होगी, स्टेट पावरफुल होगी या सेंटर पावरफुल होगी। साथ में फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, वो सेट ऑफ रूल्स क्या होंगे जो लोगों को दिए जाएंगे। जब ये सारी बातों का डिस्कशन हमें इस एक किताब के अंदर मिलता है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। साथ में इम्पॉर्टेंट है, एक डेफिनेशन भी याद कर लेना, आपके आंसर को थोड़ा इन्हांस कर देती है। ये सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट वाली मैं निकाल के लेके आया हूँ। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस हम एरिस्टोटल को कहते हैं। इसकी लिख लोगे आप, आसान रहेगा। मैं ट्रिक भी बता देता हूँ बीच बीच में आप लोग को, अगर आप चाहो तो उनसे ना रिकॉग्नाइज कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और उन ट्रिक्स से चीज़ों को याद करना। तो यहाँ पे है लिखा हुआ द वे ऑफ लाइफ दैट अ स्टेट हैज़ चूजन फॉर इटसेल्फ। मतलब कि एक स्टेट अपने लिए क्या वे ऑफ लाइफ चूज करता है, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इस सेंस में बात हो रही है। अब वे ऑफ लाइफ में ऐसे बता सकता हूँ कि हिंदुइज्म को कहा जाता है कि वे ऑफ लाइफ है। लाइक मैंने वे ऑफ लाइफ चूज करी है हिंदुइज्म जीने के लिए, वैसे ही हमारे देश ने कौन सी वे ऑफ लाइफ चूज करी है अपने आप को जीने के लिए। लाइक डेमोक्रेसी, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, ठीक है। साथ में एक ऑस्टिन नाम का बंदा था, उसने भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है फिक्स करता है स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम गवर्नमेंट। लाइक सुप्रीम गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसको फिक्स करता है गवर्नमेंट। लाइक गवर्नमेंट का दायरा निश्चित करता है, फिक्स करता है कि इससे बाहर नहीं जा सकती और इसके अंदर नहीं जा सकती। लाइक ज्यूरिसडिक्शन टाइप ऑफ थिंग समझ सकते हो आप यहाँ से। अब काफ़ी बार आपको ऐसी चीज़ लिखेंगी कि यार ये बार बार सा रिपीट हो रहा है। हम बात करें अगर, जैसे कि ये बातें हमने फीचर्स में देखी, इंट्रोडक्शन में देखी, और कंपोनेंट्स में भी देखने वाले हैं कि आखिर एक कॉन्स्टिट्यूशन में होता क्या है।
जो कि हमने ऑलरेडी चीज़ देख ली हैं, पर हम फिर भी इनको हर किसी में सेम सेम चीज़ें जाएंगी, कुछ एडिशनल चीज़ मिल जाएंगी आपको, कुछ और अच्छे से डेफिनेशन का क्लियर हो जाएगा, आप समझ में आ जाएगा कि आप ये चीज़ों को 4 अलग अलग जगह पे लिख सकते हैं, लाइक एक्सप्लेनेशन में, फीचर्स में, कंपोनेंट्स में, क्योंकि आखिर वो बात हो तो कॉन्स्टिट्यूशन की रही है, बेसिक चीज़ ही बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आप मेडिकल साइंस स्टार्ट करते हैं, जब आप फर्स्ट क्लास में मतलब होते हैं तब भी तो आपको बताया जाता है कि ना नोज़ ईयर क्या होते हैं, और ट्वेल्थ में अगर आपने बायो ली हो तब भी वहाँ पे नोज़ ईयर और बाकी सारे बॉडी ऑर्गन्स का भी नाम लिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि पुराना वाला आपने जो पढ़ा वो वैलिड नहीं रहेगा, साथ में आपको कुछ एडिशनल चीज़ें पता लगती जाएंगी आगे आगे, बेसिक चीज़ें हैं ये, इनके साथ में आप फीचर्स पढ़ोगे तो इसमें और थोड़ी डिटेल में आपको कुछ मैं इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। सो ये मत समझना कि सेम चीज़ें बार बार लिखी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है, दैट इज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हर स्टेप पे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस से बात कर लेते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं हम, रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी है, इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, हमारे सेंटर और स्टेट के रिलेशन हैं, लाइक बीजेपी है, अगर हिमाचल कांग्रेस के रिलेशन कैसे हैं, डीपीएसपी बताता है, फंडामेंटल प्रोसीजर बताता है, अमेंडमेंट प्रोसीजर भी बताता है कि अगर आपको कोई लेजिस्लेशन चेंज करना है अपनी कंट्री का तो उसको कैसे आप चेंज कर सकते हो, साथ में स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट बताता है, गवर्नमेंट के साथ साथ बताता है कि देश के अंदर जो लोग सिटीजनशिप के लिए हैं उनको सिटीजनशिप किस आधार पर मिलने वाली है उसके लिए क्लॉज दिए हुए हैं, साथ में इलेक्शन के लिए एक बॉडी बनाई हुई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इलेक्शन के प्रोसेस कैसे होने वाले हैं, इन सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में कवर करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सारी चीज़ें जब एक साथ रूल बुक में आके लिखी जाती हैं, सारे रूल्स लिखे जाते हैं, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। अब तक हमने जो कंपोनेंट्स वगैरह में पढ़े, अब उसको मैं थोड़ा और एलैबोरेट करके बताता हूँ कि आप कंटेंट में और क्या इन्हेंस करके लिख सकते हो। फीचर्स में सबसे पहली चीज़ें, इन चीज़ों को मिस मत करना, सबसे पहला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का वो बल्किएस्ट लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, जिसके अंदर 465 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल हैं। जब ओरिजिनल फेज़ में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब वो इतना बड़ा भी नहीं हुआ करता था, पर धीरे धीरे अमेंडमेंट्स के जरिए उसमें नए नए क्लॉज, नए नए लेजिस्लेशन लाते गए और आज की डेट में हमारे पास 465 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। पर ये दुनिया में अभी भी बल्किएस्ट है और उस टाइम पे भी बल्किएस्ट था, लार्जेस्ट था, लेंथीएस्ट आई गेस। और वेरियस सोर्स, मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो वेरियस सोर्स हमने लिए हैं, ये समझिए कि आप एक बगीचे में गए, बगीचे में जो आपको सबसे सुंदर सुंदर फूल नज़र आ रहे थे, आपने वो उठा के अपने डलिए में रख लिए कि ये फूल अच्छे लग रहे हैं। वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स ने किया, उन्होंने दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन खंगाले, पढ़ा, देखा, उन्हें लगा कि ये वाले कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये हमारी कंट्री में जाने चाहिए, तो उन्होंने वो अच्छे अच्छे प्रोविजंस अपनी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए। इसलिए इसे बोरो बैग ऑफ इंडिया भी नहीं, बोरो बैग भी कहा जाता है, जिसमें हमने यूएसए से लिया था फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी का लिखा था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, यूके से हमने कैबिनेट मिनिस्टर को उठाया था, ऐसे ही हमने बाकी कंट्रियों से भी बहुत कुछ उठाया था, फॉर एग्जांपल यूएसएसआर और जापान से भी, लाइक इसके बाद भी बहुत सारे थे, ठीक है। तीसरी बात हम करते हैं रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है किसी भी चीज़ को अमेंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई भी लेजिस्लेशन है, कोई भी रूल है हमारे पास, अगर हमें उसको चेंज करना है, उसको चेंज करना है या उसको हटा देना है, रिपेल कर देना है, तो हमें उसके लिए लाना पड़ेगा अमेंडमेंट। फॉर एग्जांपल जब धारा 370 यानी कि आर्टिकल 370 हटाया गया था जम्मू एंड कश्मीर से, तो उसके लिए भी अमेंडमेंट हुआ था। यहाँ जो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की बात चल रही है, ये बात इस सेंस से चल रही है कि वो अमेंडमेंट देश के अंदर पास करवाना कितना आसान है और कितना मुश्किल। अगर वो आसान है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी, अगर वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो उसे कहेंगे रिजिडिटी। सो इन केसेस में हमारे देश के अंदर दोनों फॉलो होती है। जहाँ यूएसए के अंदर अमेंडमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ब्रिटिश के अंदर बहुत ज़्यादा आसान है, बिकॉज ब्रिटेन का खुद का लिखा हुआ लॉ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ इंडिया के पास एक स्पेशल एज मिल जाता है कि हम सिंपल मेजॉरिटी या फिर स्पेशल मेजॉरिटी के तहत अपने किसी भी अमेंडमेंट्स बिल्स को पास करवा सकते हैं। साथ में हमारे देश के अंदर फेडरल एंड यूनिटरी बायस भी है, जिसे हम प्यारी सी भाषा में क्वाजी फेडरल भी कहते हैं, जिसका मतलब डिवीजन ऑफ पावर हुआ करता है, पर साथ में हमारे पास थोड़ा सा यूनिटरी एसेंस भी है।
यूनिटरी एसेंस इस चक्कर में कि अगर हम स्टेट और सेंटर को एक ही लेवल पे रख देंगे तो ऐसा हो सकता है कि स्टेट जो है वो इंडिया से अलग हटके अपना देश बनाने की कोशिश करे। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे मंसूबों को नाकाम करने के लिए हमारे पास थोड़ा सा यूनिटरी बायस है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी सी एम्पावर है, क्योंकि हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। ये चीज़ें हम आगे कवर करेंगे, पर अभी के लिए आप इतना समझो कि हम क्वाजी फेडरल हैं, ठीक है। इसके साथ हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री मतलब कि जानते होंगे आपकी जो पीएम हेड होता है गवर्नमेंट का, पर प्रेसिडेंट हेड होता है स्टेट का। पर आप यूएसए की बात करेंगे तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पे प्रेसिडेंट ही हेड होता है। साथ में ये बात करेंगे हम रूल ऑफ लॉ। हमारे यहाँ पे लॉ सुप्रीम है, सिर्फ लॉ की बात चलती है, लॉ के अलावा कोई बात नहीं चलती। इस चीज़ को अभी इतना ही समझो, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स में डिटेल में जाके कवर होने वाला है। पर अभी की नॉलेज के लिए बेसिक में इतना काफ़ी है समझने के लिए कि लॉ सुप्रीम है। इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी इंडिया के अंदर किसी भी लहजे में, किसी भी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के ऊपर, बल्कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और वो हमें जुडिशियल एक्टिविज्म भी करती रहती है समय पे। साथ में वो रिव्यू देती रहती है, जुडिशियल रिव्यू, कि सरकार यहाँ गलत कर रही है या सरकार को ये करना चाहिए। वो ये सारे सजेशंस भी देती है, जिसका मतलब जुडिशरी को यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एज मिलता है, जो कि चेक एंड बैलेंस रखता है लेजिस्लेचर पे। यानी कि वो लोग जो लॉ बनाते हैं या वो लोग जो लॉ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेता वगैरह लोग, इनके ऊपर वो बैलेंस रखता है कि ये ना अपने पावर का दुरुपयोग ना करें। अगला हमारे पास जो फीचर आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये है कि वो हमें फंडामेंटल राइट देता है, ऐसे राइट जो हमसे कभी छीने नहीं जा सकते। जैसा ही इंसान धरती पर जन्म लेता है, उसके फंडामेंटल राइट तभी से एक्टिवेट हो जाते हैं। खैर मैंने यहाँ पे 14 से 32 लिखा है, पर एक्चुअली में वो 12 से 35 होते हैं, पर हमारे पढ़ने के लिए 14 से 32 ही मेन होते हैं। बाकी आगे पीछे के इतने मेंटेन नहीं ज़रूरी होते, पर फिर भी हम आर्टिकल 13 देखेंगे इसमें। साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है, जहाँ पे स्टेट को ये डायरेक्शन दिया जाता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कि उसको क्या क्या काम करने चाहिए जनता के हित में, देश के हित में। साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, सरकार को तो आपने ऑब्लिगेशन दे दिया कि आप ये करो, आप वो करो, पर आप बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया, आपकी भी कुछ ड्यूटीज़ हैं अपने देश के प्रति, उसके एनवायरनमेंट के प्रति और अपने लोगों के प्रति, जो आपको फुलफिल करनी चाहिए। ये आपकी ड्यूटीज़ हैं, ऑल्दो पनिशेबल नहीं है, पर आपको अपनी ड्यूटीज़ फुल्ली मेंटेन करनी चाहिए। इसके ऊपर काफ़ी अच्छे अच्छे केस लॉज भी हैं, जहाँ पे बोला गया है कि आपने नेशनल एंथम नहीं गाई, मतलब आपने देश की अवहेलना कर दी, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना कर दी। पर लेटर ये बोला गया कि अगर वो इंसान नेशनल एंथम के दौरान खड़ा भी है, विच मीन्स वो अपनी शो कर रहा है रिस्पेक्ट, भले ही वो ना गाए, वो उसकी आर्टिकल 19 के अंदर आता है, मतलब ना बोलने का अधिकार भी है आपके पास में। इन चीज़ों को हम फंडामेंटल राइट्स में जाके डिटेल में कवर करेंगे। साथ में आगे बात चलता है सेकुलरिज्म में। हमारे देश के अंदर अमेंडमेंट 42 के थ्रू सेकुलरिज्म इंक्लूड किया गया। सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि सारे धर्मों को सेम रिस्पेक्ट देना, किसी को ऊपर या किसी को नीचे नहीं रखना, जितना करना सबके लिए बराबर करना, सेकुलरिज्म की भावना ये कहती है कॉन्स्टिट्यूशन में। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब होता है कि आप 18 साल के हो गए और आप वोट कर सकते हो। साथ में सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया के अंदर आप सिर्फ इंडियन हैं, आप बिहारी इंडियन या फिर पंजाबी इंडियन ऐसे नहीं कहा जाएगा, आपकी सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है, वो है आपकी इंडियन, ठीक है। एमरजेंसी प्रोविजंस है हमारे पास। एमरजेंसी 3 जगह पे लग सकती है। एक स्टेट एमरजेंसी, फॉर एग्जांपल एक स्टेट में दंगे चल रहे हैं या एक स्टेट के अंदर ना बाहर से इन्फिल्ट्रेट्स आ रहे हैं और लड़ाइयाँ चल रही हैं, जंग चल रही है, तो वहाँ पे स्टेट सिर्फ अफेक्ट हुआ है तो स्टेट पे इमरजेंसी लग जाएगी। फाइनेंशियल इमरजेंसी, जहाँ पे 2009 में आई थी पर इमरजेंसी नहीं लगाई थी, जिसमें कोलैप्स हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हो जाते हैं, उस केस में सरकार बचाने के लिए लगा सकती है। नेशनल इमरजेंसी, पूरे देश के ऊपर जो इमरजेंसी लागू कर दी जाए। लाइक 3 डिवीज़न है इमरजेंसी के, हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़नी है अभी इमरजेंसी, बस क्रक्स बता रहा हूँ। साथ में इंडिया में 3 टायर सिस्टम है गवर्नमेंट का, यानी कि ये अगेन एक फीचर है हमारे फेडरल गवर्नमेंट का, जहाँ पे इंडिया में 2 नहीं बल्कि 3 लेवल पे ग्रास रूट लेवल तक हमने डिवीजन किया हुआ है गवर्नमेंट का, सो दैट कंसंट्रेशन ऑफ पावर ना हो। साथ में जो नीचे लोग हैं ग्रास रूट लेवल पे, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, उनकी आवाज़ भी और सुनने को मिले।
अब देखिए क्वेश्चन अगर आता है नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तब भी घुमा फिरा के बातें वही लिखनी है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप 10 पॉइंट याद कर लोगे तो अगर आप उसकी कैपेसिटी रखते हो कि बातों को घुमा के या उसको आंसर में ढाल के लिख सकते हो तो वेल एंड गुड है। सेम जाएगी चीज़ें। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, फ्लेक्सिबल भी है, साथ में रिजिड भी है, फंडामेंटल राइट्स भी हैं और डीपीएसपी भी है। ये खत्म हो गया। इसके साथ में आपको बताते हैं दूसरी चीज़ जो यहाँ पे डील करनी है हमें, वो है फेडरल स्ट्रक्चर। लाइक फेडरलिज्म का मतलब होता है, फेडरल का मतलब ये होता है जब आप पावर का डिवीजन करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आपके पावर का डिवीजन करता है बिटवीन टू अथॉरिटीज़, दो लेवल पे हो सकती हैं ताकि अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, ठीक है। ऐसे ही दो तरीके का फेडरलिज्म होता है, एक कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म जहाँ पे 3-4 स्टेट सोचते हैं यार हम अकेले अकेले रहेंगे ना तो हमारा वजूद थोड़ा कम रहेगा, पर अगर हम 4 लोग एक साथ आ जाए ना और तो दबदबा हमारा अच्छा हो जाएगा कॉलेज के अंदर, 4 लोग साथ लेके चलेंगे ना पूरी भीड़ करते हुए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, वो ऐसे वो लोग होते हैं जैसे कि जॉइंट फैमिली वाले कि बेटा तू घर से अलग मत जा और बेटा तू भी घर से अलग मत जा, क्यों चूल्हे निवारे कर रहे हो अपने, इसी घर में गुजर बसर कर लेंगे अपना लोग सारा लोग, ठीक है, जैसे इंडिया में चलता है। तो वैसे ही इंडिया में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, यानी कि सारे स्टेट्स अलग अलग निकल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उस टाइम पे सारी जो प्रेसिडेंशियल स्टेट्स थे, जितने भी अपने छोटे छोटे सूबे थे, वो अपनी अपनी कंट्री बनाना चाहते थे, जितने कि 500 से ज़्यादा थे, पर उन सबको साथ में लेके आए आयरन मैन और सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उन्होंने क्या फॉर्म किया, उन्होंने फॉर्म किया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। ये इंडिया में है, वो यूएसए में है, आई थिंक यू गेट इट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फेडरलिज्म की। यहाँ पे एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, ये एक डेफिनेशन टाइप थिंग है, आप इसे पढ़ो, आप इसे समझ जाओगे कि सोवरेनिटी ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्निंग अथॉरिटी एंड द पॉलिटिकल यूनिट। मतलब कि डिवीजन हो रहा है, इतनी बात समझने की कोशिश करो। यहाँ पे सेंट्रल गवर्निंग अथॉरिटी यानी कि सेंटर से, और पॉलिटिकल यूनिट यानी कि छोटे छोटे पॉलिटिकल यूनिट जो हर स्टेट में होंगे या किसी और लेवल पे भी हो सकते हैं, प्रोविंशियल लेवल पे किसी और देश के अंदर, वहाँ पे डिवीजन होगा तो हम इसे कहेंगे फेडरलिज्म, बेसिकली डिवीजन ऑफ पावर, बैलेंसिंग ऑफ पावर, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो दोनों अलग अलग डिवीजन हो गए अब सेंटर और स्टेट लेवल के ऊपर, इनके शेयर करते हैं फंक्शंस आपस में, बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं। लाइक स्टेट में अपनी अलग जो सरकार चल रही है योगी जी की, प्रदेश में सरकार चल रही है मोदी जी की, दोनों इंडिपेंडेंट हैं पर दोनों कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, इनॉग्रेशन करने जहाँ तक है मोदी जी भी आएंगे, क्यों, क्योंकि ये थोड़े कोऑर्डिनेशन में काम चल रहा है। या फिर कोई भी एयरपोर्ट बनता है, कुछ भी इनॉग्रेशन होता है तो मोदी जी को बुला लिया जाता है। डिराइव पावर फ्रॉम द सेम सोर्स, यानी कि भले ही ये लोग इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं पर इनकी जो पावर आ रही है वो सेम सोर्स से आ रही है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है। नीदर इज सबऑर्डिनेट टू एनीवन, लाइक यहाँ पे ये बात कही जा रही है, आइडियली फेडरलिज्म में ऐसा होना चाहिए कि कोई भी किसी के सबऑर्डिनेट नहीं होता। पर अगर आप इंडियन फेडरलिज्म में देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा आप मानेंगे कि सेंट्रल फेवरिंग है हमारा थोड़ा सा, जिसकी वजह से हमें फेडरल कंट्री नहीं कहा जाता, हमें कहा जाता है क्वाजी फेडरल। आई होप यू आर गेटिंग। साथ में कुछ एसेंशियल्स होते हैं, अगर इसके बाद समझ नहीं आएगा तो आप रिवाइंड करके देखना, पर ये चीज़ें बहुत क्लियर हैं समझने के लिए, ओके। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप, आई गेस। एसेंशियल्स हम पहले समझेंगे कि एक फेडरल कंट्री को बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए। क्या आप मानते हैं इंडिया में डिवीजन ऑफ पावर है? हाँ मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टेट भी है, यूनियन लिस्ट भी है, कॉन्करेंट लिस्ट भी है। डिवीजन ऑफ पावर बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। साथ में क्या रिटन डॉक्यूमेंट है? ऑब्वियसली रिटन डॉक्यूमेंट है हमारे पास, जो कि हमें पूरे क्लियर डिमार्केशन देता है, रिमूव और सिटी नहीं करता है, और डिससेटिस्फैक्शन अमंग्स जो होती है पीपल के कि यार ये दिक्कत आ रही है, यार वो दिक्कत आ रही है, उन सारी चीज़ों का सोल्यूशन हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिल जाता है। तो या ये वाला भी हो गया, ये वाला भी ओके हो गया। सेकेंड बात हो रही है हमारी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या आपको लगता है सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन की, हर जगह कॉन्स्टिट्यूशन घुसा दिया जाता है? जी हाँ, घुसा दिया जाता है, ये भी बात ठीक है। क्या इंडिपेंडेंट फोरम है? अब हम लास्ट की दो चीज़ें चेक करेंगे कि यह है कि नहीं है, पर आई गेस लास्ट वाला तो ये क्लियर होगा समझने के लिए कि ऑब्वियसली इंडिया का सिस्टम रिजिड साथ साथ में फ्लेक्सिबल भी है, तो मतलब कि हम इसे कहीं ना कहीं पूरा नहीं मान रहे हैं। साथ में ये भी एक मतलब रीज़न बन जाएगा कि इंडिया फेडरलिज्म क्यों नहीं है, जिसकी वजह से
यूनिटरी की तरफ जाता है थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, जिसका मतलब क्या हुआ कि हमारा दोनों तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड भी है एंड फ्लेक्सिबल भी है। तो लास्ट वाला पॉइंट इज क्रॉस। साथ में जो फोर्थ वाले की बात थी, इंडिपेंडेंट फोरम, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या एक ऐसा फोरम है जिसके ऊपर जाके रिलाई करके हम दंगे सुलझा सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेट और स्टेट की दिक्कत चल रही है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसका सुझाव दिए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्व करवा सकता है? यस ऑफकोर्स करवा सकता है, वो इंडिपेंडेंट फोरम है। तो जिसका मतलब कोर्ट भी करवा सकता है, वो भी इंडिपेंडेंट फोरम है। तो मतलब ये वाला भी टिक होता है। अगर आप अब इसे रीड करेंगे नीचे हर किसी टॉपिक की एसेंशियल्स के मैंने नोट्स लिखे हुए हैं, अगर आप इन्हें पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में, थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही होगी। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी इसमें पढ़ने के बाद में। साथ में ये सारी चीज़ें मैंने साथ साथ में आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। साथ में मोटे तौर पे बता दूं अगर आपको, तो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर IPS PCS जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जाके काम करते हैं। एवरी इंस्टीट्यूशन जो होता है वो अपनी पावर ड्राइव करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से। फेडरल स्टेट में भी ये कहा जाता है कि सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो कि ऑब्वियसली इंडिया में है। तो मतलब कि ये फेडरलिज्म की तरफ चल रहे हैं। रिजिडिटी की बात करी, वो मैंने अभी आपको बता दिया कि वो कैसे रिजिड नहीं है। कॉम्प्लिकेट प्रोसीजर होता है अमेंडमेंट का, पर इंडिया में इतना भी रिजिड नहीं है, ठीक है। साथ में जो इंडिपेंडेंट फोरम की बात करी थी कि हाँ जुडिशरी है जो पावर ड्राइव करती है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और वो पावर रखती है, वो इंडिपेंडेंट फोरम होती है कि चीज़ों के बीच में सुलह करवा सके। फॉर एग्जांपल स्टेट एंड स्टेट या स्टेट एंड सेंटर के बीच में, ठीक है। एक और चीज़ याद रखनी है कि फेडरेशन नाम से कोई भी शब्द नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बल्कि हमारा जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 1 में हमें बताया गया है। अब देखो ये वाली डेफिनेशन अगर आप लिखते हो इस वाले आंसर में तो बहुत अच्छा इनहांस होता है, पर कई बार क्या होता है इन्हीं के ऊपर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि वो पूछ लेते हैं कि फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, ये क्या है, ऐसा क्यों है इंडिया के अंदर, ऐसे कौन से रीजंस हैं। तो जो मैंने भी आपको बताया कि रिजिड नहीं है पर बाकी सारे एसेंशियल्स पूरे करता है, इसकी वजह से वो फेडरल तो है, पर हम यूनिटरी अभी पढ़ने वाले हैं। पर अभी बता देता हूँ कि क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं। बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, या फेडरेशन विद सेंटरिंग टेंडेंसी है, यानी कि सेंटर के साथ थोड़ी फेवरिंग कर रहा है। ऐसे सारे पॉइंट्स कीवर्ड्स अगर आप अपने वाले में लिखोगे आंसर्स में साथ में इनके नाम के साथ, तो थोड़ा अच्छा रुतबा बनेगा आपका आंसर शीट के अंदर। पर अगर ये क्वेश्चन में भी आ जाता है आपका, फॉर एग्जांपल ये आ जाता है, तो आप बाकी 3 चीज़ों को भी मेंशन कर सकते हैं ताकि आपका आंसर थोड़ा इंप्रेसिव लगे, थोड़ा कन्विंसिंग लगे उनको पढ़ने में। साथ में अब हम खत्म कर लेते हैं लास्ट टॉपिक यूनिटरी करने के बाद। हमने देख लिया अभी बार्गेनिंग फेडरलिज्म होता है, तो हमने देखा फेडरेशन के लिए 5 एसेंशियल्स थे जिसमें से एक हमारा फुलफिल नहीं हो रहा था रिजिड वाला, तो इसलिए हम पूरी तरीके से फेडरलिज्म फॉलो नहीं करते। पर अब देखते हैं हम कि यूनिटरी वाले के एसेंशियल्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहला एक कॉन्स्टिट्यूशन, भाई हाँ ये तो है हमारे पास। सिंगल सिटीजनशिप ये भी है हमारे पास। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ये भी है, भाई ये भी करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ना टेंडेंसीज के भी। इमरजेंसी प्रोविजंस सेंटर लेती है, इसमें भी सारे प्रोविजंस ये भी है। साथ में स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो पॉपुलेशन को अनइक्वली रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल इंडिया सर्विस है, यानी कि IAS PCS जो भी मैंने आपको बताए थे। यूनियन पावर टू बी गिव डायरेक्शन, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की बिल्डअप करते हैं कहीं ना कहीं, मतलब कि जो यूनिटरी गवर्नमेंट की सेटअप है, जो उसको लिस्ट में चीज़ें मिली हुई हैं वो कहीं ना कहीं सेंटर फेवरिंग है। और साथ में इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट है, यानी कि उसको कोई भी डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी यूनिटरी यानी उसकी जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो थोड़ी पावर में है। एंड दिस इज़ हियर वी कम विद द यूनिटरी। हमने देखा कि हाँ भाई सारी चीज़ें भी फॉलो कर रहा है, फेडरलिज्म वाली भी सारी चीज़ें फॉलो कर रहा है, मतलब कि दोनों चीज़ें तो हैं हमारे पास। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि भाई हमारे पास तो A भी है और B भी है, तो हम क्या हुए अब A+B, ठीक है। सो हेयर वी आर बार्गेनिंग फेडरलिज्म। आई होप ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा, कंटेंट मिल गया होगा अच्छा खासा। साथ में आप यहाँ पे कुछ प्रोविजंस लिखे हुए हैं, लेजिस्लेशन लिखे हुए हैं, मेरे ख्याल से आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ये मेजरली इमरजेंसी और रेजोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि पावर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, ना कि स्टेट गवर्नमेंट को। बल्कि आपको याद होगा स्टेट गवर्नमेंट में जब मैंने बताया था उसमें भी एक प्रोविजन था जो कहता था कि दोनों के पास में ना सबऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए, मतलब कि दोनों की ना सेम पावर होनी चाहिए, सबऑर्डिनेट नहीं होना चाहिए। पर हमने तो देख लिया कि सेंटर तो हमारे यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ही पावर लेके बैठी है ताकि उसको कोई डिस्ट्रक्ट ना कर सके स्टेट को। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास है एक बार्गेनिंग फेडरलिज्म,
आप कुछ भी इसमें से लिख सकते हो, जो भी आपको पसंद आए, जो भी आपको याद रहे बेसिकली। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट हम वीडियो देखेंगे प्रियम्बल के ऊपर या प्रोबेबली DPSPs के ऊपर में।